उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं रामपुर के विधायक आजम खां को कोर्ट से 3 साल की सजा मिलने के बाद खाली हुई रामपुर विधानसभा सीट पर भी चुनाव की घोषणा कर दी गई है। मैनपुरी और रामपुर में उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी और चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि उपचुनाव के घमासान में किसका बढ़ेगा मान। मैनपुरी रामपुर में सबसे बड़ा इम्तिहान। रामपुर सीट पर आजम के दबदबे से कैसे पार पाएगी बीजेपी। विरासत की सियासत, बिखरा कुनबा बनेगी आफत। विरासत की जंग में वोटर किसके संग। इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। मैनपुरी और रामपुर में विरासत बचाने की चुनौती। नतीजों के आधार पर तय होगी भविष्य की रणनीति। रामपुर सीट पर आजम परिवार का रहा कब्जा। मैनपुरी में बचता रहा मुलायम परिवार का डंका। मैनपुरी बाय इलेक्शन या रामपुर पे जो बाय इलेक्शन होने हैं, इसके लिए पूरी तरह से समाजवादी पार्टी पूरी ताकत लगाकर एक एक पार्टी के अंगों को मजबूत कर ये सीट बेशक समाजवादी पार्टी के लिए एक प्रतिष्ठा की। कुछ दिन पहले ही आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की गर्मी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनावों का ऐलान कर दिया गया है। दोनों सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी के सामने अपनी विरासत को बचाना एक बड़ी चुनौती है। वहीं रामपुर विधानसभा सीट अब खाली हो गई है क्योंकि आजम खां की सदस्यता वहां से रद्द हो गई है। मैनपुरी लोकसभा सीट से 1996 में मुलायम सांसद चुने गए थे। 2004 में मुलायम फिर सांसद बने, लेकिन यूपी का सीएम होने के नाते उन्होंने सीट खाली कर दी। उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव यहां से सांसद बने। 2009 में मुलायम ने फिर मैनपुरी की अगुवाई की और 2014 के उपचुनाव को छोड़कर 10 अक्टूबर 2022 तक वो यहां से सांसद बने रहे। 2014 में आजमगढ़ से भी जीतने के चलते मुलायम ने उपचुनाव में तेज प्रताप यादव को सांसद बनाया था। चाहे बलराम यादव रहे हों, चाहे धर्मेंद्र यादव रहे, चाहे तेज प्रताप यादव रहे हों, तो वो एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का। तो जाहिर सी बात है मुलायम सिंह के निधन के बाद एक जो इमोशनल वहां माहौल होगा मुलायम सिंह के पक्ष में, वो निर्भर करता है कि सपा की तरफ कितना रहता है। रामपुर विधानसभा सीट 1980 से लेकर 27 अक्टूबर 2022 के बीच 36 साल आजम खान या उनके परिवार के साथ रही है। ये सीट 1996 से 2002 के बीच कांग्रेस के पास थी। 2019 में आजम के सांसद चुने जाने के बाद उपचुनाव में उनकी पत्नी तंजीन फातिमा विधायक बनी थी। बाकी अवधि में रामपुर की अगुवाई आजम खान ने ही की है। इसी साल जून में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा के 2 मजबूत गढ़ बीजेपी ने ध्वस्त कर दिए थे। एक बार फिर बीजेपी दोनों ही सीटों पर आक्रामक ढंग से लड़ाई की तैयारी कर रही है। पूरा विश्वास है कि जब उपचुनाव होगा और उपचुनाव के परिणाम आएंगे तो वहां भी कमल का फूल ही खिलेगा। समाजवादी पार्टी आज पूरी तरह से बिखरी हुई है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व पूरी तरह से भ्रम की स्थिति में। चाहे वो मैनपुरी का मामला हो या रामपुर का, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। इसलिए सहानुभूति की लहर के बीच भी लड़ाई आसान नहीं होगी। सपा को गढ़ बचाने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दिए प्रशांत उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर डीपी यादव जी, प्रवक्ता पीएसपीएल, डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, प्रवक्ता एसबीएसपी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, दोहरी चुनौती इसलिए क्योंकि एक तरफ रामपुर की विधानसभा सीट बचानी है तो दूसरी तरफ मैनपुरी की लोकसभा सीट भी बचानी है। कैसे कोशिश की जाएगी, क्योंकि एक तरफ परिवार भी बिखरा हुआ है और दूसरी तरफ बीजेपी से चुनौती, क्योंकि अगर थोड़ा पीछे जाए तो रामपुर लोकसभा सीट और आजमगढ़ लोकसभा सीट
दोनों समाजवादियों के हाथ से बीजेपी छीन ले गई। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी का जो लोकसभा का उपचुनाव है, मेरे को लगता है हमारे लिए केवल नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां की आवाम बिल्कुल तैयार बैठी है और निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी वहां पर बहुत भारी मतों से विजयी होगी। और रही बात रामपुर की, रामपुर में भी समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा, क्योंकि वहां की जनता तैयार बैठी है। जो आजम खां साहब पे जातियां हुई है सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, उनका जवाब देने के लिए वहां की जनता तैयार बैठी है। और निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी बहुत भारी अंतर से जीतेगी। ये तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी, उपचुनाव के दौरान भी कहा जा रहा था, लेकिन उसका नतीजा तो कुछ और ही आया। प्रशांत उमराव जी, एक तरफ इमोशनल कार्ड यानी कि जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव से, उसके दम पर मैनपुरी की सीट हासिल कर लेगी समाजवादी पार्टी। रामपुर विधानसभा सीट इस वजह से हासिल कर लेगी क्योंकि जो आरोप समाजवादी पार्टी के पैनलिस्ट का है, प्रवक्ता का है, उनका कहना है कि जो अत्याचार हुए हैं उसका जवाब वहां की जनता देगी। देखिए, अखिलेश यादव जी ने जब से समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है और जब से मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से समाजवादी पार्टी लगातार हार रही और रसातल में जा रही है। 14, 17, 19, 22 सभी चुनाव अखिलेश यादव जी हारे हैं। 17 से 22 के बीच जितने उपचुनाव हुए वो भी वो हारे अधिकतर चुनाव। और इनके परिवार में स्वयं इतनी फूट है, परिवार ये संभाल नहीं पा रहे, प्रदेश में कहीं निकलते नहीं है, केवल पार्टी ऑफिस और अपने जो व्हाइट हाउस बनवाया वहां से बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। तो अब केवल पिताजी के नाम का सहारा है। पिताजी ने इनके जो किया उसमें पार्टी बढ़ी, लेकिन अखिलेश यादव की जब से इन्होंने कमान संभाली उनको हटा करके, तब से इनका कोई जनाधार लगातार घटता जा रहा है। मुख्य इनका जो यादव और मुस्लिम वोट बैंक था वो भी छोड़ करके चला गया। आजमगढ़ और रामपुर के हमने जो लोकसभा के बाई इलेक्शन में हमने जीता, कल हम गोला उपचुनाव भी बड़े भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं। और अगली जो 2 सीटों पर चुनाव होने वाला है, रामपुर का विधानसभा और मैनपुरी का लोकसभा, वो भी हम जीतेंगे। कई कठिन सीटें थी जिनमें हम कभी नहीं जीते थे, पहले फिरोजाबाद भी नहीं जीते थे, कन्नौज भी नहीं जीते थे, वो भी हम जीते हैं। आजमगढ़ हम नहीं जीते थे, वो भी हम जीतते हैं। तो ये सब चीजें बदलेंगी और सभी भारतीय जनता पार्टी को, प्रदेश के सभी वर्गों को, सभी जातियों का और सभी धर्मों का समर्थन मिल रहा है। हम दोनों सीटों पर भारी बहुमत से अर्जित करेंगे। डॉक्टर डीपी यादव जी, देखिए आपसे केवल मैनपुरी लोकसभा सीट की बात करेंगे। उम्मीद है कि ये सीट शिवपाल यादव के हवाले कर दी जाएगी। अगर बीजेपी से टक्कर लेना है तो कोई दूसरा आया तो हार निश्चित। विधानसभा सीटों पर चुनाव होता है और ये देखिए संजोग ही है कि समाजवाद के 2 पुरोधा आदरणीय नेताजी और आजम खां साहब, दोनों लोग कहीं न कहीं संस्थापक सदस्य रहे समाजवादी पार्टी के और एक साथ दोनों की सीट रिक्त हुई है। आजम खां साहब को कहीं न कहीं जो चुनाव में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में वहां से सीट रिक्त हुई है और जो मैनपुरी की सीट है वो कहीं न कहीं जो नेताजी हमारे दिवंगत हुए उसके कारण रिक्त हुई है। अब चूंकि दोनों सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, देखिए जो नेताजी के न रहने का गम है वो आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को सबसे ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो जब से डॉक्टर डीपी यादव जी आपका रुख करेंगे, आप अपनी बात पूरी आगे कीजिए। डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, आपकी पार्टी प्रतिभाग करेगी, हिस्सा लेगी या सपोर्ट करेगी किसी को? इस बात को ध्यान रखिए, लेकिन जो चुनाव का अनुभव रहा है सपा के साथ जो है, जिसमें से आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा जो आ रहे हैं, तो 1-to-1 फाइट में जहां भाजपा और सपा का टकराव होगा तो निश्चित है हार सपा की होने वाली है। अगर वही बसपा और कांग्रेस लड़ती तो उसमें कुछ उम्मीद बन सकती है। तो केवल सहानुभूति का सहारा इनके साथ है और उसमें अगर मानिए अखिलेश जी कहीं आ जाते तो सहानुभूति मिल सकती थी, लेकिन तेज प्रताप में कोई सहानुभूति नहीं है। तो इनकी हार निश्चित है। जिस तरह से हम लोगों का अनुभव इनका आजमगढ़ और रामपुर में लिया गया, अगर हो सकता साथ न छोड़ते तो जीत भी हो जाती। नहीं देखिए, राहुल जी साथ छोड़ने का मतलब नहीं है। वहां पे देखिए 60 सैनिक कश्यप वहां पे है। मैंने कहा कि 1-to-1 फाइट में
जहाँ भाजपा और सपा का होगा तो वहाँ सपा की हार निश्चित है। यह केवल त्रिकोणी और चतुष्कोणी में जीत सकते हैं, 1-1 फाइट में कभी सपा नहीं जीत सकती उत्तर प्रदेश में। और जिस तरह से बाबा योगी ने जो 22 के बाद 6 महीने में जो काम किया है उसके आधार पर हम जो आकलन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर उमाशंकर जी, एक चीज तो आपने बताई नहीं, एसपी का क्या किरदार रहेगा उपचुनाव में? नहीं, देखिए, हम तो कह रहे हैं कि आज की डेट में वहाँ लोकसभा चुनाव हो रहा है तो हम लड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम जो सहानुभूति का असर आप कह रहे हैं, अगर अखिलेश जी रहते तो सहानुभूति मिलती, बाकी कोई सहानुभूति मिलने की कोई ऐसा ना हो कि अंदर खाने आपकी पार्टी किसी और को सपोर्ट करे। देखिए, अंदर खाने बाहर खाने वो अलग बात है, जो है वो तो पूरा प्रदेश जान रहा है कि स्थिति क्या है, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। अंदर खाने बाहर खाने कुछ छिपा नहीं है। अभी कल ही हमारा बलिया में दयाशंकर सिंह के साथ एक कार्यक्रम है, संयुक्त कार्यक्रम है, तो अंदर खाने बाहर खाने कोई छिपा, यानी कि क्लियर, आपने क्लियर मैसेज दे दिया। डॉक्टर डीपी यादव जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, तो मैं यही कह रहा था कि जो मैनपुरी की जनता है वो कहीं न कहीं आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को चाह रही है। जब हम लोग नेताजी के श्रद्धांजलि सभा में गए, नेताजी के अंतिम संस्कार में गए, तो वहां से जो जनता आई थी वो उनकी इच्छा है कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने मैनपुरी की जनता के साथ कहीं न कहीं वो जसवंत नगर के बतौर विधायक काम किया उन्होंने, और नेताजी के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिला करके उनके संघर्षों के साक्षी रहे हैं और लगभग 4 दशकों तक उन्होंने नेताजी का साथ दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जहां तक राजनीति की बात है तो नेताजी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा समाजवादी खेमे में अनुभवी नेता है तो आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी हैं। और उत्तर प्रदेश के बाहर भी अगर जाएंगे आप तो अन्य प्रदेशों में भी। लेकिन अखिलेश यादव को कहाँ ये बातें समझ में आती हैं? तो अच्छी है जी राहुल जी, मैं बता रहा हूँ जितनी श्री शिवपाल सिंह यादव जी की है शायद किसी समाजवादी नेता को नहीं है। तो अगर आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी मैनपुरी का नेतृत्व करते हैं तो कहीं न कहीं वो मैनपुरी की जनता को और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का एक संसद में प्रतिनिधित्व करेंगे और उनकी बात को आगे रखेंगे। तो हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तौर से चाहते हैं कि आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी वहां का नेतृत्व करें। अब चूंकि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी इतने गमगीन हैं और नेताजी को गम को भुला नहीं पा रहे हैं और शायद जीवन भर कोई भुला भी नहीं पाएगा समाजवादी, वो अभी इस बात पे डिसीजन लेना है। हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी कि किस प्रकार से वहां पर कैसे लड़ा जाए, क्या किया जाए, ये सारे ठीक है। लेकिन जब आप बोल रहे थे, अवधेश जी मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, क्या कुछ चल रहा है आपके जहन में? अवधेश जी देश के वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी सुन लेते हैं डीपी यादव जी, वो रखें। डीपी साहब सुन लेते हैं। ऐसा है कि ये रामपुर और मैनपुरी के चुनाव को हम केवल सामान्य जीत हार से न देखें। देखिए, समाजवादी पार्टी के सामने अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने, लोगों के बीच अपनी विचारधारा का संदेश देने और यह बताने कि हमारी पार्टी जो है वाकई समाजवाद की विरासत को लेके भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके विरुद्ध एक विचारधारा के आधार पर खड़ी है। क्योंकि जिस ट्रेडिशनल परंपरागत आधार पर हम प्रश्न करते हैं, जिस ट्रेडिशनल आधार पर समाजवादी पार्टी राजनीति करती है, उसको जनता ने 2022 में नकार दिया, 2019 में नकारा, 2017 में नकारा, यद्यपि 2014 में भी नकारा था, लेकिन परिवार के लोग उस संसद में पहुंच गए थे। तो देखिए, परिवार के आधार पर लोगों ने उसको नकार दिया। आजम खान के और उनके व्यक्तित्व और उनकी विचारधारा को लोगों ने रामपुर लोकसभा चुनाव में नकार दिया। अगर इस समय अखिलेश यादव फिर उसी आधार पर अगर कैंडिडेट तलाश रहे हैं कि हम अपने परिवार के किसी व्यक्ति को मैनपुरी से फिर से खड़ा कर दें, जिसको आजम खान कहते हैं उसको रामपुर से खड़ा कर दें, तो ये मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी अपने भविष्य पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगी। उसके सामने अवसर है अपने को प्रमाणित करने का कि अब हमारी पार्टी केवल परिवार तक सीमित नहीं है, वो केवल मुसलमान और यादव तक सीमित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक विचारधारा के आधार पर सरकार चला के दिखाया है, उसके समानांतर हमको काम करना है। तो मेरा तो अपना मानना यह है, डीपी यादव जी की इतनी बात से तो मैं सहमत हूं कि इस समय समाजवादी पार्टी में वो अपने परिवार को किसी देने की बजाय अगर इस समय उनको वो अपने चाचा के पास जाते हैं कि ये अभी आप संभालिए, हम अपनी पार्टी का मंथन कर रहे हैं, तो ये एक बेहतर संदेश जाएगा। या फिर किसी ऐसे स्टालवार्ड को जिसके नाम से लोगों को देश में और प्रदेश में मैसेज जाए कि ये समाजवादी आदमी है, ये उनके पास है। जहां तक रामपुर का प्रश्न है तो अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि रामपुर के क्षेत्र के लोगों के अंदर अब आजम खान उनके परिवार को लेकर के वो आकर्षण नहीं है। और जो व्यक्ति
जो व्यक्ति भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोप नहीं है, न्यायालय द्वारा सजा पा चुका हो, आखिर वो समाजवादी पार्टी पर टिप्पणी है? क्योंकि भड़काऊ भाषण देने के बाद अगर समाजवादी पार्टी के लीडरशिप ने उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया तो न्यायालय ने उठाया है। तो क्या उसी व्यक्ति के आधार पर फिर से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न है, इसलिए मैं जीत हार के रूप में नहीं देखता हूं। ठीक है, लेकिन अवधेश जी, एक रिपोर्ट पे पढ़ रहा था, उसमें चाहे 14 हो या फिर 19 हो, उसमें यह था कि पीएम मोदी भी मैनपुरी की तरफ उन्होंने नहीं रुख किया क्योंकि वो इज्जत करते थे नेताजी मुलायम सिंह यादव। अब निधन के बाद सारे समीकरण बदले हैं, तमाम चीजें बदली हैं, तो हमें नहीं लगता कि इतने आसानी से बीजेपी छोड़ देगी ये सीट। देखिए, मुलायम सिंह यादव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत रिश्ते भी थे, राजनीतिक रिश्ते के अलावा। वो प्रधानमंत्री आवास में मुलायम सिंह के जाने पर कोई एक बार फोन करते और पहुंच जाते थे। मुलायम सिंह ने लोकसभा में कहा था, जब 2019 में अंतिम सत्र का अंतिम दिन कहा था कि भाई हम लोग तो जो काम लेकर के आए हैं वो आपने पूरा किया है, हम तो चाहते हैं कि फिर से आप ही की पार्टी जीत के आए और आप ही प्रधानमंत्री बने। तो ये व्यक्तिगत रिश्ते थे कि मुलायम सिंह को हराने की कुछ लोगों को संसद में देखना चाहते थे नरेंद्र मोदी लोकसभा में, उसमें एक मुलायम सिंह यादव भी है। मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद वो बंधन नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी के सामने। और इस समय जो रामपुर का लोकसभा चुनाव है वो संकेत है समाजवादी पार्टी के सामने कि उसको निर्णय करना पड़ेगा। जितने जल्दी हो समाजवादी समझ जाए ये बेहतर होगा। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, देखिए, मैं इतना गंभीरता से कहना चाहता हूं कि मैनपुरी जो है श्रद्धेय नेताजी की कर्मभूमि रही है और वहां के लोगों से, वहां की जनता से उनका परिवार का नाता रहा है। निश्चित तौर पे एक एक वोट जो है वहां की जनता उनको एक श्रद्धा स्वरूप जो श्रद्धांजलि देगी। ये आप चुनाव, ठीक है, यही सोच लिया था आप लोगों ने रामपुर लोकसभा उपचुनाव में कि वो तो रामपुर का आजम खां का इलाका है। अखिलेश यादव को गारंटेड ले लिया था कि अखिलेश यादव छोड़कर विधानसभा की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां भी ले लिया, वहां भी हार। अब इसमें भी यही आप लोगों का रवैया है तो समझ से परे है। उमराव साहब, प्रशांत उमराव जी अभी से जीत मानकर बैठे हुए हैं। देखिए, अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में हताशा और निराशा है। जो मुलायम सिंह का स्पार्क हुआ करता था, जो उनकी लीडरशिप क्वालिटी थी, जो जनता से जुड़ा था, वो अखिलेश यादव में कहीं पर भी नहीं है। वो क्षेत्र में ना ही कहीं निकलते हैं। 2 उपचुनाव हुए, न तो वहां पर रामपुर गए, न आजमगढ़ गए। वहां पर आजमगढ़ में अपने छोटे भाई धर्मेंद्र यादव जी को वहां फंसा दिया। अभी गोला उपचुनाव हुआ, वहां भी अखिलेश जी नहीं गए। तो इस तरह की पता नहीं किस हिसाब से वो राजनीति करते हैं और केवल उनके बयानबाजी, ट्वीट तक ही उनकी राजनीति सीमित रहती है। ये जो एक विपक्ष के नेता का एक रवैया होना चाहिए, ये जनता के बीच में जाना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए, वो चीज तो है नहीं। तो इसीलिए वो मान के बैठे कि किसी तरीके से जनता भाजपा से नाराज होकर उनको वोट दे देगी, लेकिन वो नौबत भारतीय जनता पार्टी देने वाली है नहीं, क्योंकि हम लोग 24/7 जनता के बीच पे समाज के लिए काम करते हैं। वो तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को सोचना होगा, अखिलेश यादव को सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से रामपुर की विधानसभा को लेकर उपचुनाव और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव, और ऐसे में जहां दम भर रही समाजवादी पार्टी की मैनपुरी में ये कहा जा रहा है कि नेताजी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे, और रामपुर की बात कही जा रही है कि बीजेपी ने जिस तरीके से सरकार ने उत्पीड़ना की आजम खां की, उसके बदौलत चुनाव जीतेंगे। लेकिन ये आकलन खुद समाजवादी पार्टी के नेता करे कि क्या जो वो आकलन कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। परिणाम सबके